हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को सिंपली बस एक इस लाइन को समझो। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, यानी कि अलगाव जो है वो नेचर के लॉ से भी अगेंस्ट में बात करता है। यानी कि हम किसी भी तरीके की हो, हमें उन्हें किसी को भी अलग नहीं करना है। तो इसकी मैं कोर वैल्यू बता देता हूँ। जो भी इसका कॉन्सेप्ट है मेनली क्या है कि किसी भी तरीके से हमें बच्चे को अलग नहीं करना। अगर उसकी लैंग्वेज अलग है, मल्टी लैंग्वेज वाले बच्चे हैं हमारी क्लास में, या किसी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, या किसी भी तरीके के बच्चे हैं, हम उन सबको एक साथ लेके चलेंगे। मल्टी लैंग्वेज को हमें कभी भी हेडेक नहीं मान के चलना, या डिसेबिलिटीज़ को उनकी डिसेबिलिटीज़ को हेडेक नहीं मानना, उन्हें पिन पॉइंट नहीं करना, उन्हें सिंपैथी नहीं देनी, उन्हें एम्पैथी देनी है। ठीक है। और क्या करना है, उन्हें सबको एक साथ जोड़ के एक रिसोर्स मान के हमें पढ़ाना है। बस ये एक इसका कोर कॉन्सेप्ट था और इसमें कुछ नहीं है। बाकी अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का नीड क्यों पड़ी, इसका मतलब क्या था कि जो भी वही वे थे। पहले तो चीज़ ये क्या सिखाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा मतलब डिसेबल्ड वगैरह हो जाते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो वे क्या होगी, बड़े हो गए तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं हम इतना सोचते नहीं है। तो अगर हम बचपन से ही उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उन्हें इतना अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हमें एक हैबिट पड़ जाएगी, नहीं यार ये तो हमारा दोस्त है, ये वो है। तो उनके उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़ायदा होगा कि वे सोसाइटी में घुलना मिलना सीख जाएंगे। ठीक। और ये उन बच्चों को एक चांस देगा सबके साथ रहने का और सबके साथ घुल मिल के अपना टैलेंट को शो करने का। अब एक चीज़ होती है, इंटीग्रेटेड आया था, एक इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव, ये दोनों एक अलग शब्द है। तो इंटीग्रेटिव में और इंक्लूसिव में डिफरेंस क्या होता है। इंक्लूसिव तो मैंने जो कोर उसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैं बता चुका। बस इतनी बात अगर ध्यान रख लोगे तुम इसके क्वेश्चन कर लोगे। अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। चलो, इंटीग्रेटिव में क्या होता है। इंटीग्रेटेड में बच्चों को ये भी उसी के लिए था, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए था। लेकिन इसमें क्या करा, इसमें रेगुलर स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कुछ चलता रहता है वही चलता रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं करते। करिकुलम में कोई चेंज नहीं, उनके लिए कोई अलग से फैसिलिटी नहीं। बस मतलब ये मान लो एक नॉर्मल स्कूल था, उसमें एक बच्चा आया जो कुछ भी पैरालाइज हो या कुछ भी हो, बस उसका एडमिशन करा दिया, वो हो गया इंटीग्रेटेड। लेकिन इंक्लूसिव में क्या होगा, इंक्लूसिव में हम उन्हें अलग से, अगर मान लो कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ब्रेल सिस्टम यानी कि ब्रेल सिस्टम को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। कोई किसी को कान से सुनाई नहीं देता, उसके लिए हम क्या करेंगे, सामने दिखने वाली विजुअल एड्स की प्रोवाइड कराएंगे। ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो किस किस तरीके का हो सकता है, मान लो अगर कोई ब्लाइंड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रेल सिस्टम का यूज़ कराते हैं लिखने और पढ़ाने के लिए। ठीक है। अगर कोई डीफ है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम विजुअल एड्स का प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देख सके ताकि उसकी समझ में आए। और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, ऑडियो विजुअल एड, जिसमें हम दिखा भी सके और उसे सुना भी सके, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक। तो पहला तो हो गया क्लियर। उसके बाद क्या करता है, इंटीग्रेटेड में क्या करता है कि इंटीग्रेटेड में वही चीज़ है, बस इंटीग्रेटेड में टर्म क्या है तो दोनों डिसेबल बच्चों के लिए। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड वाले कोई चेंज नहीं करते, ना तो एजुकेशन में, ना अपने करिकुलम में, ना अपने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी में चेंज नहीं करते। सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, बस यही चीज़ है। इसी तरीके से समझ लो भाई, चारों पॉइंट इसी में ख़त्म कर रखे हैं। उसके बाद इसने क्या कहा है, अगर हम इंक्लूसिव की बात करेंगे, उसे एक अलग से करिकुलम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जितना अच्छा होगा। टीचिंग लर्निंग मेथड का यूज़ करेंगे जितने भी, यानी कि ऑडियो विजुअल हियरिंग एड, जिसकी भी उसे ज़रूरत पड़े वो करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करो, अगर मान लो रैंप वॉक बनवानी है उस तरीके से बनवाओ, या उस ये सारी चीज़ें कराओ। यानी कि हमें इक्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, इक्विटी पे फोकस करना है। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत हम जैसे मान लो, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। इक्वालिटी का तो मतलब हो गया कि हम पेन बांटने गए, हमने सबको पेन दे दिया। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जरूरत किसी को पेन की नहीं थी, किसी को जरूरत थी रबड़ की, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी में जरूरत के हिसाब से उन्हें चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो जरूरत के हिसाब से प्रोवाइड करने वाला आएगा इंक्लूसिव में। और इंटीग्रेटिव क्या आएगा, इक्वालिटी का उदाहरण कह सकते हैं एक तरीके से, कि सबको बस बराबरी तरीके से डाल दो, वे अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब डिसेबिलिटीज़ के किस किस तरीके की सारी आएगी भाई, इसमें कई बार पूछ लेते हैं किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज़ आएगी। मेंटली, सोशली, इमोशनली, किसी भी तरीके का हो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, सब वो भी डिसेबल होगा। विजुअली हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, वो भी डिसेबल होगा। विजुअल हियरिंग का मतलब क्या होगा कि सुनने में हो या फिर देखने में प्रॉब्लम हो। फिजिकल प्रॉब्लम हो, या जैसे
हाथ पैर वगैरह में किसी की चोट वोट लग जाती है उस वजह से हो जाती है। सोशल इमोशनल बिहेवियर की वजह से हो, किसी को लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज के हम कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, डिसलेक्सिया पढ़ी है, डिसग्राफिया पढ़ी है ना। तो डिसग्राफिया क्या होती थी, ग्राफ मतलब लिखने से रिलेटेड, जिसे लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। लेक्सिया मतलब सुनने से रिलेटेड या पढ़ने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड, और अफेजिया यानी कि सुनने से रिलेटेड, ये हम कर चुके हैं। मैंने एक अलग से शॉर्ट बना के डाल रखे सारी डिसेबिलिटीज़ की, ठीक है। अब एक, चलो इसी के साथ इसे भी खत्म कर देते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन का एक ऑप्शन होता है, मतलब एक और होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन किसे कहते हैं, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन एक तरीके से कह देते नहीं भाई ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसका तो दिमाग भी तेज है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो इस पे रेंजुली ने 3 रिंग मॉडल दिया है गिफ्टेडनेस का। तो उसमें क्या है, टर्म क्या है, ACC। ACC में क्या कीजिए, बस इतना ध्यान रखो, क्या क्या चीज, तीनों चीज़ें मिलेगी उसके अंदर। उसके पास एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी, कमिटमेंट होगी, यानी कि योग्यता तो उसमें होगी ही होगी, ठीक है। अब जो भी गिफ्टेड चाइल्ड होगा, योग्यता तो उसमें गारंटेड होगी। क्रिएटिविटी होगी, वो कुछ ना कुछ नए तरीके से सोचने की उसकी क्रिएटिविटी होगी, नए तरीके से सोच सकता है, प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। और तीसरी जो सबसे मेन चीज़ उसके अंदर होगी, वो होगी कमिटमेंट। अगर वो किसी काम को करने की सोचेगा तो वो करेगा। ये नहीं होता कि भाई आज तो मेरा मन कर रहा है मैं 6 घंटे पढ़ दूंगा, और कल मेरा मन नहीं कर रहा, परसों भी मन नहीं कर रहा, फिर मैं अगले 6 दिन तक पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो वो काम नहीं होता। इनमें क्या होता है, कमिटमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये किसका मॉडल था, रेंजुली का। कौन सा, क्या क्या कहते हैं, रेंजुली 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक ACC, एबिलिटी, क्रिएटिव, कमिटमेंट, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन के, इन्हें पढ़ लो एक एक बार, कई बार पूछ लेते कि कौन सा इनमें से क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा। तो ये क्या करेंगे, अनयूजुअल अलर्टनेस, यानी कि अलर्ट रहते हैं वे, शुरुआत से देखते होंगे कि जो छोटे बचपन से ही क्या होता है, वो बच्चा कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, यानी कि सब पे बातों पे ध्यान दे रहा है, सबकी बातों पर रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों की। रैपिड लर्नर होंगे, बहुत जल्दी से बात सीखेंगे। एक्सीलेंट मेमोरी होगी, कुछ भी उन्हें बताओगे उनके दिमाग में रह जाएगी, वे बातें जल्दी से रिकॉल करके बता देंगे। वो कैब वगैरह उनकी सारी चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। हाईली डेवलप क्यूरियोसिटी होगी उनमें, हर एक चीज़ों को जानने के लिए उत्सुकता बनी रहेगी कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे क्यों होगा, तो वे जानने की कोशिश करते रहेंगे। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, अच्छी बातचीत करने का तरीका होगा उनके पास। प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को पूछेंगे अच्छे तरीके से। लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, हर तरीके की रीजनिंग लगाने में सक्षम होंगे, क्योंकि जब क्रिएटिव हैं तो हर तरीके की बात समझ सकते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ पे भी ध्यान रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, बाहर की दुनियादारी का भी ध्यान रहेगा। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, क्रिएटिव चिल्ड्रन में आ जाती हैं, ठीक। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है उसका हाई IQ, ठीक है। क्या ज़रूरी नहीं है जी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसका IQ भी हाई हो, क्योंकि अलग अलग लेवल पर डिपेंड करता है। वो क्या पता किस लेवल में उसका क्रिएटिविटी हाई हो। तो हर एक चीज़, ये जो 10-12 टर्म मैंने बताई थी, इनमें से अगर कुछ भी दिख रहा है तो वो थोड़ा सा अपने क्रिएटिविटी में आगे माना जाएगा। अब RPDW एक्ट, ये वाला वैसे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन इस बार भी बता देते हैं। तो ये क्या था, चलो बस इतना सा ध्यान रखो। RPWD के एक्ट क्या था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया। किसे रिप्लेस करा इसने, PWD एक्ट को, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में आया था, इसे रिप्लेस करा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि RPWD एक्ट किस वाले को रिप्लेस करके आया है, तो ये किसे रिप्लेस करके आया है, PWD 1995 वाले को। और किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। वो तो पता ही लग जाएगा, सोशल जस्टिस से ही पता लग जाएगा भाई, सोसाइटी से रिलेटेड काम हो रहा है तो सोशल जस्टिस, इससे तो लगा दोगे, ठीक है। और इसने बहुत सारे लोगों को, यानी कि जो भी उससे फिजिकल डिसेबल्ड थे, उन सबको लाने की कोशिश करी। अब एक बेसिक सा डिफरेंस क्या था कि PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ की बात करी गई थी, लेकिन RPWD वाले में 21 की बात करी। कितने गुना कर दिया, 3 गुना, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 1995 में आया था, उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ की बात थी, और इस वाले में 21 की बात करी है। तो ये किस लिए बात करी है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उनके राइट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राइट मिलेंगे, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, उन्हें इक्वल रखें क्लास में, उन्हें इक्वल अवसर दें, ठीक है। इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, उन्हें इंडिविजुअल डिफरेंस हो, जो भी कुछ हो, उनकी रेस्पेक्ट करें और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करें, ठीक। और राइट टू होम एंड फैमिली एंड रिप्रोडक्टिव राइट अमंग अदर्स, उनके साथ डिफ्रेंशिएट ना हो, अगर वे क्लास में हो तो उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ने पे फोकस करा जाए, ठीक। और ये किसके अंडर में लाया है, UNCRPD के अंडर में। तो इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक।
और तीनों की पूछ रखी है डेफिनेशन। तो पीडब्ल्यूडी की पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में आया, आरपीडब्ल्यूडी राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब आया 2016 में, और यूएनसीआरपीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ये वही सारी चीज़ आ जाते हैं जो मतलब एक्सेसिबल ना चलने के लोग योग्य ना हो, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग में आने जाने के काम ना कर पाए, तो उन्हें क्या कह रहा है, रिजर्वेंस दिया है, उन्हें जॉब में दिया है 3 से 4% तक का दिया है। जिसकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट मिलने के काम दिए हैं। तो वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन एक्ट इन प्रिंसिपल, यानी कि अगर हम इनके साथ कोई पक्षपात कर रहे हैं या इन्हें चिढ़ा रहे हैं या इनकी वो कर रहे हैं, बेइज्जती वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके लिए हमें दंड दिया जाएगा। ठीक, यानी कि अगेंस्ट क्राइम, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्मली टीचर वीचर क्रिमिनल लॉ है एक तरीके से। ठीक है, अगर तुम किसी को परेशान करोगे वो जाके तुम्हारे खिलाफ केस वेस कर सकता है, तो केस भी पड़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे किसी की मजाक वजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ानी है, और इन्हें सबको, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी वाली बात, कोई किसी भी तरीके का हो उन्हें सबको अपने साथ रखना है। ऐसा फील नहीं होने देना कि भाई वे अलग है। ठीक, उनके उस टैलेंट को पहचानना है जो उनमें एबिलिटी है। ठीक है, तो पहले की ये बात मैं कर चुका हूँ। पहले सिर्फ 7 की बात करी थी, कितनी, 7 बीमारी की बात करी थी, वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको। और अब आगे जाने के बाद ये कितनी हो गई थी इस वाले में, 21 की। ये 21 यहाँ पे है। इनका कभी नाम नहीं पूछा गया, सीटेट में तो कोई मतलब ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। पीडब्ल्यूडी में 7 डिसेबिलिटीज थी और आरपीडब्ल्यूडी में 21 डिसेबिलिटीज है। ठीक, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तैयारी करो। 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो चुका है हमारा। तो ऑल द बेस्ट।